वेलकम टू अवर चैनल फ्रीक्वेंट लर्निंग क्लासेस। आज का हमारा नया टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या लिखा है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, दो चीज का एक पेयर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि दो ऐसी चीज का पेयर, कैसी चीज जो लीनियर इक्वेशन हो, किस फॉर्म में हो, दो इक्वेशन का एक पेयर बनेगा और वो पेयर कैसा होना चाहिए, टू वेरिएबल में होना चाहिए। अच्छा, अब आपको यह भी पता होना चाहिए भाई लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, टू क्या है और वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे पेयर का मतलब आपने समझ लिया कि यहाँ पे दो इक्वेशंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे इक्वेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लीनियर। ठीक है, इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, लीनियर। इसका मतलब ये कि हर एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, हर एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा कि एक इक्वेशन लिखी मैंने और दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स में बोला है। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली क्या होती रहती है, आप बार बार आप चेंज कर सकते हो। जहां पे एक्स की वैल्यू कुछ रखोगे तो कंप्लीट की इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वाई की वैल्यू कुछ रखोगे तो कंप्लीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पे आपके पास टू वेरिएबल्स हमने यूज करे, क्या, एक्स और वाई। तो दो वेरिएबल जिनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, जिस वजह से क्या हुआ, लीनियर। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी इज इक्वल टू 0। मतलब कि आपके पास जिसमें एलएचएस और आरएचएस साइड हो और बीच में क्या हो, इक्वालिटी हो, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, इक्वेशंस कहलाती हैं। कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो, राइट हैंड साइड के इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो या तो वो ग्रेटर देन होगा, स्मॉलर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या स्मॉलर देन इक्वल टू होगा। और ये क्या बन जाती है, इनइक्वालिटी। क्या बन जाती है, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर के नाम पे क्या चीज समझ में आ रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब आपके पास क्या आया, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल्स की, 1। अब हमने यहाँ पे देखा कि ठीक है, इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया, टू वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं। अब पेयर, पेयर का मतलब ये हो गया कि दो इक्वेशन होनी चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने आपके पास एक इक्वेशन लिखी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड एक और इक्वेशन लिखी, क्योंकि पेयर बोला है तो दो इक्वेशन लिखूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां पे दोनों ही इक्वेशन देखो मैंने क्या लिखी है, बिल्कुल सेम लिखी है। लेकिन दोनों ही इक्वेशन अगर मैं बिल्कुल सेम लिखूंगा तो वो तो दो अलग अलग इक्वेशंस हुई नहीं। पेयर का मतलब क्या है कि दो इक्वेशन हो लेकिन दोनों ही क्या हो, अलग अलग तो होनी चाहिए। तो उसको मैं डिनोट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, a1 b1 c1 की वो डिफरेंशिएट कर सके कि इक्वेशन 1 हमारी ये है और इक्वेशन 2 ये है और ये दोनों क्या है, पेयर है, a2 b2 और c2। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लिख लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो हमारे पास इक्वेशंस हमारे को मिल गई हैं पेयर में। ठीक है, तो यहां पे आपने ये समझ लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी टू वेरिएबल में किस फॉर्म में होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आपके पास ये a क्या है, b क्या है और c क्या है। देखो आपको ये चीज आपने पढ़ी हुई है कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो वो उस वेरिएबल का क्या होता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पे आपके पास a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ऐसे ही यहां पे a2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, एंड देयर c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म। c1 क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहां पे आपके पास कोफिशिएंट का भी आपको बात समझ में आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की भी बात समझ में आ गई है। अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है, यहां पे आपने भी इंट्रोडक्शन तो देख लिया, चैप्टर के नाम के मतलब बारे में समझ लिया। अब बात करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि अगर आपके पास ये दो पेयर आ जाते हैं, इक्वेशंस के पेयर आ जाते हैं। देखो आप पेयर को छोड़ो, आपने 9th क्लास में अगर एक इक्वेशन की बात मैं अगर आपसे कहूं कि अगर एक इक्वेशन है तो आप उस इक्वेशन के किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते थे और फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते थे। आपने क्या करा, आपने एक इक्वेशन ली 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू
0। और मैंने आपसे बोला था 9th क्लास में, देखा होगा आपने, किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते थे। x की वैल्यू हमने कुछ रखी तो y निकल आया, y की वैल्यू कुछ रखी तो x निकल आया। इस तरीके से वैल्यूज रखते थे आप, ठीक है। ये जैसे आपने x और y रखा और यहाँ पे आपने अपने आप से x की कोई वैल्यू रखी तो क्या निकल आया y की कोई वैल्यू रखी तो क्या निकल आया x। इस तरीके से आपके पास 2 पॉइंट्स निकल आते थे, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट निकल आया और 2 कोऑर्डिनेट के बेसिस पे आपने क्या करा, एक ग्राफ क्रिएट करा, ठीक है। इस तरीके से y एक्सिस वर्टिकली एंड x एक्सिस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हियर द y इज पॉजिटिव, y नेगेटिव, हियर इज द x पॉजिटिव, x नेगेटिव, ठीक है। और बीच में जहां इंटरसेक्ट करा वहां पे आपको क्या मिल गया, ओरिजिन। और इनका अगर आपने कोई भी 2 पॉइंट आपको मिलते हैं तो जाहिर सी बात है भाई, 2 पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनती है, एक लाइन बनती है। तो यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन निकाले और 2 सॉल्यूशन के पॉइंट्स मान लो कुछ इस तरीके से आए और उनको मैंने मैच कर दिया, तो ये आपको क्या मिल गई, एक लाइन मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक इक्वेशन की इस तरीके से आपको लाइन मिल रही है। तो यहां पे आपके पास कितनी इक्वेशन है, 2। तो जाहिर सी बात है 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशंस के लिए आपको कितनी लाइन मिलेंगी, 2 ही लाइन मिलेंगी, ठीक है। एक इक्वेशन पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन के, किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या निकल सकते हैं, सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो इसी लाइन पे देखो आप, यहां से इस पॉइंट से लेके अगर मैं इस पॉइंट तक की बात करूं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो इसके बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो एक इक्वेशन की अगर लाइन कुछ इस तरीके से बन गई तो किसी दूसरे की, जो उसके साथ दूसरी इक्वेशन होगी, उसकी भी लाइन कुछ बनेगी। अगर मान लो उसकी लाइन कुछ इस तरीके से बन गई कि ऐसे कि वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो हमारे पास यहां पे इस चैप्टर में 3 तरह के सॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं, 3 तरह के ग्राफ क्रिएट होते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। पहला होता है आपका क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ग्राफ, ठीक है। जो आपको कैसे रिप्रेजेंट होता है कि अगर आपने दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्या बनाए, सॉल्यूशंस, और उनकी अगर लाइन ग्राफिकली आपने ड्रॉ करी तो देखो आपके पास किस तरीके से होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे कि मान लो हमने एक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो पेयर के हिसाब से पहली वाली इक्वेशन की मान लो लाइन कुछ इस तरीके से आई, ठीक है। और एक और दूसरी जो पेयर है, जो दूसरा आपके पास उसी पेयर के अंदर दूसरी जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन की भी लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो इसी लाइन के ऊपर मिले। तो आपने क्या देखा कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है, इसका मतलब कि क्या हुई, कोइंसाइड, क्या हुई, कोइंसाइड। तो इसका ग्राफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के आपका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसाइड, मतलब जिसके अंदर एक इक्वेशन की जो लाइन होगी वो दूसरी इक्वेशन की लाइन के ऊपर क्या कर रही होगी, ओवरलैप कर रही होगी, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिला, कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड लाइंस मिली किसमें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपने एक और इक्वेशन ली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली और उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया कि वो 2 लाइन आपस में क्या कर रही है, पहले वाली इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरीके से बनी और दूसरे वाली इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरीके से, मतलब कि दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। तो इसका मतलब उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, उसको, उसके सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब कि जिनके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे उनका ग्राफ कैसा होगा, उनके दोनों ही इक्वेशन की जो लाइन होगी वो हमेशा क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। किसमें, जब सॉल्यूशंस कैसे होंगे आपके, यूनिक। मतलब कि आपने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया और उसके अंदर एक इक्वेशन को आपने जब ड्रॉ करा तो उसकी लाइन कुछ इस तरीके से गई और दूसरी इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करा तो वो कुछ इस तरीके से गई। तो ग्राफ आपको कैसा दिखा कि दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, इंटरसेक्ट। और जहां पे दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, तो वो आपका क्या होते हैं, ऐसे आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाते हैं, उनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, जिसका ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जो लास्ट आता है आपका थर्ड वन,
थर्ड वन आता है कि मैंने आपको मान लो कि फिर दोबारा दो लीनियर इक्वेशंस दी, ठीक है, एक पेयर दिया, दोनों इक्वेशंस दी आपको टू वेरिएबल में, और उसकी एक इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरीके से आई, और जब आपने दूसरी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करी वो कुछ इस तरीके से आई। आपने क्या देखा कि दोनों ही लाइन क्या रही, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल रही, ठीक है, दोनों ही लाइन क्या रही, पैरेलल रही। तो जिसके अंदर ग्राफिकली क्या दिख जाए आपको कि लाइंस आर पैरेलल, इट मींस दे हैव क्या, नो सॉल्यूशन। तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस अगर आपको दिखी कि दो इक्वेशंस हैं और उनके आपने ग्राफ अगर ड्रॉ करा और उनमें लाइंस कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब दे हैव नो सॉल्यूशन। तो उनके कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। थर्ड आपको ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब ये तो हमने पहचानना सीखा कैसे, बाय ग्राफिकली, कि अगर ग्राफिकली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक है, अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है या ओवरलैप कर रही है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अगर वही लाइन आपकी क्या हो रही है, पैरेलल है, तो वो आपका नो सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर ग्राफ ना बनाना हो, ठीक है, और मेरे को उसके इक्वेशन के बेसिस पे ही बताना हो कि भाई कब बताऊंगा मैं कि भाई इनफाइनाइट है, या कब बताऊंगा कि यूनिक है, या कब बताऊंगा कि पैरेलल है, तो उसके लिए हमारे पास देखो क्या चीजें आती हैं। अभी तक हम लोगों ने इन सब चीजों को किस पे समझ लिया, ग्राफ पे। चलो अब हम कर लेते हैं किस पे, आप बिना ग्राफ के अगर हमारे को ये बताना हो कि भाई ये यूनिक है, पैरेलल है या इनफाइनाइट है, तो कैसे बताएंगे। देखो, मैंने मान लो एक इक्वेशन लिया आपके लिए, कुछ इस तरीके से मैंने आपको एक इक्वेशन दी, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन 9x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने आपको दे दी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप बिना ग्राफ के आप ये बताओ कि भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो आपने कहा चलो ठीक है भाई, देखते हैं, लेट्स सी। तो आपने यहां पे देखा क्या, वेरिएबल को छोड़ो और देखो ये क्या है आपका 1 a1, वेरिएबल को छोड़ो और ये देखा आपने b1, और फिर उसके बाद ये c1। देखो ध्यान रखना भाई, सारे साइन के साथ लेना, जो इनके साइन है उसके साथ आपका b1 होगा, जो उसका साइन है उसके साथ a1 होगा, जो उसका साइन है उसके साथ b2, मतलब साइन के साथ, ठीक है, बिना साइन के मत लेना, नहीं तो गलत कर दोगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि इक्वालिटी में या तो सी वाली, जो लास्ट वाली जो आपकी सी टर्म होती है, कौन सी टर्म होती है, वो या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो प्रॉपर्ली दोनों इक्वेशन की, या फिर वो राइट हैंड साइड में हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक इक्वेशन की राइट हैंड साइड में और एक आपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसमें जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं साइन में मिस्टेक करोगे, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो a1 अपॉन में a2 आपने क्या देखा, 3 अपॉन में 9, ऐसे ही ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया, ठीक है ना। तो आपने यहां पे देखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, एंड देन b1 अपॉन में b2 आपने क्या देखा, 4 अपॉन में 12, एंड देन c1 अपॉन में c2 आपने क्या देखा, 5 अपॉन में 15, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मैं इसको कट करता हूं तो देखो क्या मिल रहा है मुझे, 1 अपॉन 3, अगेन 1 अपॉन 3, अगेन 1 अपॉन 3। इट मीन्स कि मुझे क्या मिला, तीनों ही क्या मिले, इक्वल मिले, क्या मिले, इक्वल। इसका मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल मिला b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब आपको ये तीनों ही क्या मिल गए, इक्वल मिल गए, यहीं से पता चल गया कि भाई ये कौन से हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और इनके अगर आपसे उसने पूछ लिया कि इनका ग्राफ कैसे रहने वाला है, क्योंकि एक नंबर में देखो आप बनाओगे तो नहीं, एक नंबर में आपको ये खुद ही बताना होगा कि हाँ भी ठीक है, अगर इन तीनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो ये क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। वो पूछ सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपने बता दीजिए कोइंसाइड होगा या फिर ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में अब आपके पास, अब हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कि अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। देखो अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक और फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या, मान लो मैंने लिया 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड देन अगेन 9x प्लस 12y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई
ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर अगर मेरे को उसने बोल दिया कि भाई इनकी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनके इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो बताओ ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? देखो आपने बोला ठीक है जी a1/a2 क्या 3/9, b1/b2 इज इक्वल टू क्या -4/12। अभी मैंने आपको बोला था इसके साइन के साथ आपको इसको लिखना है, ठीक है, तो साइन के साथ आपने क्या लिखा -4/12 एंड अगेन c1/c2 आपके पास क्या है -5/-15, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं यहां पे इसको डिडक्ट करता हूं तो आप देखो क्या आया 1/3, इसको करता हूं 1/3 बट माइनस, इसका मतलब ये आया 1/3 और ये आया -1/3। इसका मतलब मुझे यहां पे ये दिख गया कि a1/a2 ही b1/b2 के इक्वल नहीं है, और जब a1/a2 ही आपको दिख जाए कि b1/b2 के इक्वल नहीं है तभी आप ये समझ लेना वो कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन है जिसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस रहने वाली हैं ग्राफिकली, ठीक है। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज द सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बात समझ में। एंड द लास्ट वन इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, लास्ट वन इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए भी हम बता देते हैं, ठीक है। अब आपके पास लास्ट क्या था, नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या है लास्ट, नो सॉल्यूशन के लिए देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया फिर दोबारा से, क्या लेट कर लिया 2x + 4y - 10 अपॉन में, और मैंने दूसरी इक्वेशन एक और ले ली यहाँ पे इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मैंने जो लिया है वो लिया है 4x + 8y - 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने कहा ठीक है जी यहाँ पे हमने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दी है, अब आप ये बताओ जी ये नो सॉल्यूशन की है, ठीक है जी। नो सॉल्यूशन के लिए बताना है, ठीक है जी। a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, b1/b2 इज इक्वल टू 4/8 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -10/-30, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो फिर दोबारा ये ध्यान रखना, मैं देखो बार बार आपसे बोल रहा हूँ साइन के साथ, साइन के साथ, ठीक है। और देखो दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड में है ना c कांस्टेंट, तो ऐसे ही रखना, ठीक है। इसको मैंने कट करा तो क्या आया 1/2, इसको भी कट करा तो आया 1/2, लेकिन इसे जब कट करा तो आया 1/3, क्या आया 1/3। इसका मतलब मुझे क्या दिखाई दिया कि a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और जब आपको ये दिख जाए कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आप उसे क्या बोलोगे, इट इज इट क्या नो सॉल्यूशन। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, और जब ये नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसकी लाइंस कैसे रहने वाली है ग्राफिकली, पैरेलल। कैसे रहने वाली है, पैरेलल, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और बेसिक की बात करते हैं कि आपसे और क्या पूछेगा वो इस चैप्टर में आपसे, अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं बात कर रहा हूं उसमें आपसे क्या पूछ सकता है कि बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो ये पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अगर आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे बताओगे, तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, तो वहीं से आपको यह पता लग जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब यह कि जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लाइंस का एक भी पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तो क्या है कंसिस्टेंट। एक भी, एक से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी पॉइंट क्या है कॉमन है, मतलब दोनों में आ जाए, ठीक है, वो आपका क्या है कंसिस्टेंट। और जो कॉमन ही नहीं है वो क्या है इनकंसिस्टेंट। देखो यहीं से पता चल गया कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा रहा होगा ना जो कॉमन है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन क्या रहा, कंसिस्टेंट। क्या रहा, कंसिस्टेंट, ठीक है। इनफाइनाइट, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है भाई, क्यों, क्योंकि एक लाइन ओवरलैप हो रही है किसके ऊपर, दूसरी के ऊपर, तो यहां पे तो बहुत सारे मिल गए हमारे को, एक से ज्यादा ही मिल जाएंगे, कई सारे मिल जाएंगे, तो ये भी क्या रहा कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या रहा, जिसमें क्या है दो लाइन पैरेलल, इसका मतलब नो सॉल्यूशन आपका क्या रहा इनकंसिस्टेंट।
क्यों? क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल है इसका मतलब उनके यहाँ पे कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहने वाला है जो क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो इसीलिए नो सॉल्यूशन आपका क्या रहा, इनकंसिस्टेंट, और बाकी दोनों आपके क्या रहे, कंसिस्टेंट। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी आपका क्या रहा, कंसिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन भी क्या रहा आपका, कंसिस्टेंट। क्यों रहा, समझ में आ गया। ठीक है, सो अब हम इसी की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उससे रिलेटेड सारी बेसिक्स हमने यहां पे कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।